हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरजपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन आकृति और छोटी बहन सुहाना थी। दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह दोनों बहनें एक साथ सैर पर जाती हैं। तभी छोटी बहन सुहाना बोलती है, अरे दीदी, सूरज कितना अच्छा निकला है ना, पूरा गोल गोल। बोल तो ऐसे रही है जैसे गोल गोल सूरज तो कभी देखा ही नहीं है तूने। ज्यादा ना तेज मत बन, समझ में आया? सूरज के साथ साथ ना मैंने चांद भी देखा है गोल गोल। ओह सच में? और नहीं तो क्या, अपनी तरह समझा है क्या तूने मुझे? अपनी तरह? अरे मेरी तरह तो कभी बन भी नहीं पाएगी, समझी? जाना। इतना बोलकर दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर का और बाहर का सारा काम सुहाना ही किया करती, जैसे भैंस का दूध निकालना, गोबर उठाना, उपले बनाना। तो वहीं बड़ी बहन आकृति बस सारा दिन आराम किया करती। ऐसे ही एक दिन आकृति अपनी बहन से बोलती है, सुहाना, मैं क्या सोच रही थी कि तू सारा दिन आराम करती रहती है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में बंटवारा कर लें? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ पापा के जाने के बाद मेरा आपके अलावा और है ही कौन? आप ऐसे बंटवारे की बातें मत करो, हम एक ही माँ के तो बच्चे हैं। हाँ हाँ, इसी का तो तू फायदा उठाती है। मैं फायदा उठाती हूँ? दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है मुझे ये बंटवारा शब्द सुनते ही कितना दुख हो रहा है। देख, प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। क्या कर लोगी आप? मैं सुबह पंचायत के सामने ये बात रखूंगी कि मुझे अब बंटवारा चाहिए। देखो दीदी, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप एक बार फिर से सोच लो, समझ लो। ठीक है, जो सोचना और समझना है मैंने समझ लिया। नहीं दीदी, मैं नहीं चाहती कि बंटवारा हो। ठीक है, अब तू रह मेरे साथ फिर। सुहाना किसी तरह से आकृति को समझा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन सुहाना खाना बनाकर घर के और काम करने लगती है। तभी आकृति वहां आती है और खाना खाकर बाकी बचा हुआ खाना फेंक आती है। और जब सुहाना काम करने के बाद खाना खाने जाती है तो देखती है कि खाना तो खत्म हो गया है, मगर घर का बंटवारा ना हो, इसीलिए सुहाना चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद एक दिन सुहाना बाल्टी में भैंस का दूध निकालती है। तभी आकृति देखती है और दूध की बाल्टी को लात मारती है, जिसके बाद सारा दूध गिर जाता है। ये देखकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी बस बहुत हो गया आपका। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। हाँ तो क्या कर लेगी? मेरे साथ रहने के लिए तू ही उतावली हो रही थी ना, और अगर ऐसे रह सकती है तो रह, वरना तेरी मर्जी। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना अब आपके साथ। तो ठीक है, कल हम दोनों बहन मिलकर खुद ही बंटवारा कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन दोनों बहनें घर का बंटवारा करने लगती है। तभी आकृति बोलती है, ठीक है, तो बंटवारे की शुरुआत पहले हम घर से करेंगे। हमारे घर में एक ही कमरा है, तो दिन में कमरा और बिस्तर तेरा, रात में मेरा। अच्छा जी। और भैंस तो हमारी एक ही है, इसीलिए भैंस का आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा, जिसमें भैंस को चारा खिलाने का काम तेरा होगा और भैंस का दूध निकालना, गोबर, ये सब मेरे हिस्से में आएगा। हाँ हाँ, आगे बोल। और घर में राशन लाने का काम तेरा और बनाने का काम तेरा। मैं बस झाड़ू लगाऊंगी। ठीक है। तो अब बता, कोई दिक्कत है क्या तुझे इस बंटवारे से? नहीं दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। सुहाना चुपचाप आकृति की बात को मान लेती है और बंटवारे के अनुसार सुहाना दिन में कमरे और बिस्तर का इस्तेमाल करती और रात को उसे ठंड में बाहर रुकना पड़ता। ऐसे ही सुहाना भैंस को चारा दिया करती और आकृति दूध निकाला करती। समय बीतता है और एक दिन सुहाना के घर पर अम्मा आती है और अम्मा आकर बोलती है, सुहाना बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा, बोलिए। अरे बेटा, मैं तेरे घर के सामने ही रहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों बहनों ने बंटवारा कर लिया है। आकृति ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाया है। तो बेटा, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा?
कभी तो जैसे को तैसे का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ अम्मा, सोचती तो मैं भी हूँ, पर वो मुझसे बड़ी है, कहूँ भी तो क्या कहूँ उसे। मगर जब तक तू उसे कुछ कहेगी नहीं, समझाएगी नहीं, उसकी अकल ठिकाने कैसे आएगी? मगर मैं क्या करूँ? अच्छा तो सुन। अम्मा सुहाना को एक तरकीब बताती है। ऐसे ही एक रात आकृति अपने बिस्तर पर सोने जाती है तो उसका बिस्तर गीला होता है। बिस्तर गीला देखकर आकृति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहन को आवाज लगाती हुई बोलती है, सुहाना कहाँ है तू? हाँ बोलो। अरे मेरा बिस्तर गीला कैसे हो गया? अच्छा, सूखा नहीं क्या वो अभी तक? ओह, तो मतलब तूने जानबूझ के किया है ना? जानबूझकर कैसे? दिन में बिस्तर मेरा है, मैं उस पे कुछ भी करूं? तुझे तो मैं अच्छे से देख लूंगी। आकृति गुस्से में आकर जमीन पर सोती है। ऐसे ही अगली सुबह आकृति भैंस का दूध निकालती है। तभी सुहाना वहाँ आती है और भैंस के मुंह पर एक बाल्टी पानी डाल देती है, जिससे भैंस आकृति को लात मारती है। आकृति जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है। आकृति को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहाना को एक तमाचा लगाने ही वाली होती है कि तभी सुहाना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है, ये गलती तूने आज तो कर दी, लेकिन दोबारा मत कर दियो। अब मैं वो पहले वाली सुहाना नहीं हूँ जिसे जो दिल करता था वो कह देती थी। अब मुझे जवाब देना आता है। तो आइंदा अगर ये सब मेरे साथ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मेरा दिल करेगा ना मैं वो करूँगी। इस बंटवारे में मेरा भी हक है। इतना बोलकर सुहाना वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आकृति अपने आप से बोलती है, सारी मेरी ही गलती है। पहले मेरी बहन मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी और जब से बंटवारा हुआ है तब से वो बदल गई है। सब मेरे ही किए का नतीजा है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे को तैसा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आकृति को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो घर का सारा काम करने लगती है। भैंस को चारा भी खिलाया करती और दूध भी खुद निकाला करती। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर सुहाना चौंक जाती है। ऐसे ही एक दिन आकृति सुहाना से बोलती है, सुहाना मुझे माफ कर दे बहन। मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों फिर से मिलकर रहें एक साथ। क्यों? जब मन किया बंटवारा कर लिया, जब मन किया सुलह कर ली, यही काम है क्या तेरे पास? मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, मगर यार एक मौका तो दे सकती है ना अपनी बहन को। जी नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। यार ऐसे मत करना, मान जाना मेरी बहन। ठीक है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात। तुझे हमेशा ऐसे ही बन के रहना पड़ेगा। दोबारा ऐसी हरकतें की ना तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, देख लियो। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह आकृति को अपनी चालाकी का सबक मिल जाता है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। विधि एक चुलबुली सी लड़की थी जिसके बाकी लड़कियों की तरह ही अपनी शादी को लेकर बड़े बड़े सपने थे, लेकिन इसके सपने बाकी लड़कियों से अलग थे। वो इसलिए क्योंकि जहाँ लड़कियाँ अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती थी, तो वहीं विधि अच्छी सास पाने के लिए। उसकी तलाश थी कि एक प्यार करने वाली संस्कारी सास उसे मिले जो ससुराल में उसका हर कदम पे साथ दे, उसे सपोर्ट करे, जिसके लिए विधि ने कई उपवास भी किए। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुहागनों का त्योहार करवा चौथ आने वाला था, जिसके लिए विधि की माँ संभावना तैयारियों में लगी थी कि तभी विधि उनके पास आकर बोलती है, माँ एक बात बताओ, करवा चौथ का व्रत क्या सिर्फ अच्छा पति पाने के लिए कर सकते हैं क्या? विधि अभी मैं बहुत जरूरी काम में लगी हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर। इसमें दिमाग खराब करने वाले क्या बात है? सवाल आएगा मन में तो पूछूंगी ना। अब बच्चे अपने पेरेंट्स से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बातें बनाने में तेज है और तेरे सवालों का तो ना कोई सर होता है ना पैर। हर बार तेरा सवाल एक सास पर आकर रुकता है कि अच्छी सास कैसे मिलेगी और कौन सा व्रत रखूं उसके लिए। यही बकवास सवाल तू हर बार पूछती है। अरे ये कोई बकवास सवाल नहीं है। अरे सास के साथ पूरी जिंदगी बितानी है एक ही घर में, टेंशन तो लूंगी ना। ऐसे बिना जांचे परखे किसी को भी सास बना लो क्या? यही तो प्रॉब्लम है, लड़कियां अच्छे पति की तलाश करती हैं और तू अच्छी सास की। अरे अगर लड़का अच्छा नहीं होगा तो सास कहाँ से अच्छी मिलेगी? पर माँ, परवर कुछ नहीं, अब मुझे काम करने दे वरना फ्लाइंग थप्पड़ आएगा तेरे गालों पर। बेचारी विधि, उसके दिल का दर्द और दिमाग का लॉजिक कोई नहीं समझता था।
इसीलिए जब उसे अपनी माँ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपना बैग उठाकर कॉलेज निकल गई, जहाँ उसके आते ही एक राकेश नाम के लड़के ने कॉलेज के गेट पर घुटनों के बल बैठकर विधि को प्रपोज किया और बोला, हे विधि, जब से इस कॉलेज में आया हूँ पढ़ाई में कम और तुम में ज्यादा ध्यान लगता है। अब इंतजार नहीं होता, इसलिए तुम्हारे लिए एक गुलाब लाया हूँ। तो क्या करूँ इस गुलाब का? तुम्हारी फोटो पे चढ़ाना है? नहीं नहीं, अपने दिल से लगाना है और मेरे प्यार को अपनाना है। इससे पूछो इसकी माँ कैसी है। अगर जैसी सास मुझे चाहिए वैसी हुई तो क्या हर्ज है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। जवाब मुझे दो विधि, खुद को नहीं। ये बताओ तुम्हारी माँ है? ये कैसा सवाल है? माँ तो सबकी होती है। और अब ये मत बोलना कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहे हो। अरे माँ बहन के अलावा बीवी भी होती है घर में, और फिलहाल वही नहीं है मेरे घर में। ओ मजनू की औलाद, पूछ रही हूँ तुम्हारी माँ का नेचर कैसा है? मेरी माँ वो तो एक नंबर की शानी है। पता है, कल 5 रुपए के लिए बाजी वाले से लड़ गई, और अगर तुमने हाँ कह दी तो मेरी माँ तुमको भी चंट बना देगी। इसकी माँ के साथ रहकर तो मैं भी गुंडी बन जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे गुंडी सास नहीं चाहिए। अबे ओ ढक्कन सुन, कॉलेज में पढ़ने आता है ना तो पढ़ाई कर, देश का नाम रोशन कर, समझा? ये आज की मत कर, हट साइड में। विधि उस लड़के को उसकी माँ की वजह से ठुकरा देती है, क्योंकि विधि को एक अच्छे पति की नहीं बल्कि एक अच्छी सास की तलाश थी, जिसके लिए वो कॉलेज में अपनी दोस्त रिया से अपनी परेशानी बताते हुए बोलती है, यार रिया, मेरी एक हेल्प करना। हाँ हाँ बता, क्या हेल्प चाहिए? यार मुझे ना एक अच्छी सास की तलाश है, पता नहीं वो तलाश कब खत्म होगी। क्या तुझे अच्छी सास चाहिए? क्यों, पति बुरा भी चलेगा क्या? अबे यार, सास अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स उसका बेटा भी अच्छा होगा। अच्छी माँ अपने बच्चे में बुरे संस्कार थोड़ी ना भरेगी। हाँ वो तो है, पर तू एक अच्छा लड़का ढूंढना, अच्छी सास तो मुफ्त में मिल जाएगी। और वैसे भी सास जैसी भी हो, कौन सा जिंदगी भर साथ रहेगी, रहना तो पति के साथ ही है, इसलिए मेरी मान और एक अच्छा लड़का ढूंढ। यार देख, पति चला जाता है सुबह काम पर, शाम को आता है, लेकिन सारा दिन तो घर में सास के साथ रहना पड़ता है ना। अगर सास अच्छी होगी तो ससुराल में चैन से रह सकते हैं, क्योंकि वो हमको समझेगी, हम उसको समझेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। विधि को अपनी सवालों के जवाब रिया के पास भी नहीं मिलते, जिसके कारण वो बेचारी खुद ही बड़बड़ाते हुए जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर सामने से आ रही एक औरत उषा से होती है, जिसके बाद विधि बिना माफी मांगे जाने लगती है। तो उषा उससे बोलती है, बेटा गलती कर दी कोई नहीं, लेकिन माफी तो मांग लो। माफी? किस बात की माफी? गलती आपकी है, आप मुझसे टकराई है तो सॉरी आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? अपनी ख्याली दुनिया में तुम चल रही थी, मैं नहीं। चलो, आजकल की लड़कियों में वैसे भी तमीज कहाँ है, इसीलिए मुझे माफ करना कि मैं तुमसे टकरा गई। गलती आपकी है तो माफी भी आप ही मांगोगी ना। और रही बात तमीज की, तो मुझे दिख रहा है आंटी कि आप कितनी तमीजदार हैं। विधि उस अनजान औरत से बहस करके घर निकल जाती है, जहां उसके बचपन का दोस्त अमन उसे मिलने आया होता है, और उसको देखकर वो खुशी में उसे गले लगाते हुए बोलती है, ओए तू यहाँ, साले इतने सालों बाद मेरी याद आई है। विधि की ये बात सुनकर उसकी माँ उससे बोलती है, विधि ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है, दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। माँ, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसे भी अब तमीज से बुलाऊंगी क्या? हाँ, दूसरों से तमीज एक्सेप्ट करती है, पहले खुद तो देना सीख। कोई नहीं आंटी, आज के लिए इसको माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं करेगी। और विधि तुम, मैं यहाँ किसी खास वजह से आया हूँ। क्या? देखो, मैं तुमको बचपन से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया, लेकिन कॉलेज में आकर एहसास हुआ कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, ताकि तुमको प्रपोज करने के टाइम ये बात ना हो कि लड़का कुछ नहीं करता। अच्छा जी, तो अब क्या इरादा है? यही इरादा है कि आई लव यू, विल यू मैरी मी? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जी मैडम, तो अब बताइए अपना फैसला। इसका फैसला छोड़ो बेटा, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, मेरी तरफ से तो हाँ है। पर आंटी, शादी तो आपकी बेटी से करनी है, इसलिए उसको भी बोलिए ना कि हाँ करे। संभावना भी विधि को अमन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बोलती है, लेकिन विधि सबकी बातों को नकारते हुए बोलती है, अमन वो बचपन की बात थी, हालांकि मैं तुमको पसंद करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन अब मुझे एक आदर्श पति नहीं बल्कि एक अच्छी सास चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी। क्या? वैसे बात थोड़ी अजीब है, पर कोई नहीं, मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है,
एंड आई नो वो तुम्हारे लिए एक बेस्ट सास साबित होंगी। ऐसी बात है तो कल ही अपनी मम्मी को ले आओ, रिश्ता पक्का कर दो और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाओ। विधि की बात मानते हुए अमन अगले दिन अपनी माँ उषा के साथ उसके घर आता है। उषा वही औरत थी जिससे विधि ने बहुत बदतमीजी से बात की थी। इसीलिए जैसे ही विधि नाश्ता लेकर आती है तो उषा खड़े होकर अपने बेटे से बोलती है, अमन, ये है तेरी पसंद। ये तुम्हारी माँ है? माँ, विधि, क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी मेरी इस बदतमीज लड़की से। उषा अपने बेटे अमन को कल की सारी बात बताती है, जिसके बाद विधि भी सारी बात सुनकर बोलती है, गलती तुम्हारी माँ की थी, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रही थी, इसीलिए सॉरी अमन, मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक मिनट विधि, तुमने कहा था तुमको एक अच्छी समझदार सास की तलाश है, पर यार पहले खुद तो वैसी बनो। तुमने मेरी माँ से बदतमीजी से बात की, और तो और तुम्हारे बात करने के लहजे में तमीज तो दूर दूर तक नहीं दिखती। फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता था। लेकिन तुमको भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में अच्छे लोग चाहिए तो पहले खुद अच्छा बनना पड़ता है। अमन सही कह रहा है, गलती तेरी थी, फिर भी तूने अकड़ दिखाई। इसलिए एक अच्छी सास की तलाश से पहले अपने अंदर एक अच्छी बहू को तलाश कर, क्योंकि जैसी तू रहेगी वैसे ही तेरे साथ तेरी सास रहेगी। अमन और अपनी माँ की बात सुनकर विधि को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही उसको अपने बर्ताव पर शर्म आती है। इसीलिए वो उषा से माफी मांगती है और ये वादा करती है कि वो एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी, ताकि उसकी सास भी हमेशा उसके साथ अच्छी रहे। इसी के साथ उसकी अच्छी सास की तलाश खुद को एक अच्छी बहू बनाने पर खत्म होती है, क्योंकि वो ये बात जान चुकी थी कि एक अच्छी सास तो तब मिलेगी जब वो एक अच्छी बहू बनेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।